हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं और सारे वीडियो लेक्चर भी सुन रहे हैं। मैं आपको आजकल समझा रही हूँ मोटिवेशन थ्योरीज। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 9, जो कि है पॉटर एंड लॉलर्ड मॉडल ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैंने इसे अपने वीडियो लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को सीखना विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इस मॉडल को देने वाले थे लेमन पॉटर और एडवर्ड लॉलर। उन्होंने इस मॉडल के अंदर 6 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में वरूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल के बारे में बताया था, तो ये वाले मॉडल ने उसी मॉडल को एक्सटेंशन दी, यानी आगे लेकर गए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो उन्हें पहले जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन के मॉडल्स एक सीक्वेंस में ही अच्छे से समझ आते हैं। उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक को पूरा सुनिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नॉलेज बढ़ती चली जाए। इस मॉडल के अंदर पॉटर एंड लॉलर ने एक्सप्लेन की रिलेशनशिप कि जॉब की तरफ एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक थ्योरी के अंदर कई सारी अजम्पशंस ली जाती हैं, तो इस मॉडल में भी कई सारी अजम्पशंस ली गई। स्लाइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने चारों अजम्पशंस को डिटेल में बताया है। सबसे पहली अजम्पशन तो ये ली गई कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से जॉब में बिहेव करेगा, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स का हाथ होगा। इसमें उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स यानी उसकी अपनी सोच प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि जॉब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको देती है, ये सब मिलके ही उसके बिहेवियर को बनाते हैं। दूसरी जो अजम्पशन उन्होंने ली वो ये थी कि एक ह्यूमन बीइंग रैशनल बीइंग है, मतलब सोच समझ के कॉन्शियस होके हर एक चीज का अच्छा बुरा देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है। तीसरी अजम्पशन ये ली गई कि एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा हाथ है। फ्यूचर को लेके हमारी क्या सोच है, यही चीज हमारे बिहेवियर के डिसीजंस को बहुत इफेक्ट करती है। अगर तो हमें लग रहा है कि आने वाला टाइम अच्छा है तो हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर हमें आने वाले टाइम में कोई भी अच्छी चीज नहीं दिख रही तो हम अपने बिहेवियर को बुरा या खराब कर लेते हैं। चौथी अजम्पशन ये ली गई कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से बिल्कुल अलग है, सबकी जरूरतें अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, और जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं ये भी सोच सबकी अलग है। माय डियर लर्नर्स, अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस मॉडल का जो डायग्राम है उसको बनाया है, और अच्छे से समझाने के लिए हर एक एलिमेंट पर एक नंबरिंग कर दी है, ताकि जब आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको पॉइंट समझाऊंगी तो आपको ये समझ आएगा कि अकॉर्डिंग टू पॉटर एंड लॉलर इनका मोटिवेशन जो एस्पेक्ट था वो किस तरीके से चलता था। उनके हिसाब से सबसे पहला रोल आता था वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जिसे मैंने नंबर दिया है 1। तो चलिए पहले हम इसी ही सीख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। याद कीजिए, वरूम के एक्सपेक्टेंसी मॉडल में इसको नाम दिया गया था वैलेंस। तो एक इंडिविजुअल सबसे पहले ये ट्राई करता है कि मैं पता करूं कि मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं अच्छे से काम करूं। तो रिवॉर्ड सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद ही हम सोचते हैं कि काम करें कि ना करें। सेकंड जो उन्होंने एलिमेंट स्टडी किया वो था परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रिसीव जो है ये वर्ड प्रिसेप्शन से लिया गया है। प्रिसेप्शन की डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें क्या लगता है आने वाले टाइम में ये चीज होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2 चीजों की रिलेशनशिप हम सोचते हैं, एफर्ट की रिवॉर्ड के साथ। एक इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी धारणा बनाता है कि क्या लगता है
अगर मैं अपने एफर्ट्स डालूंगा तो उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर एफर्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने रिवॉर्ड तो आपको समझा दिया। तो चलिए देखते हैं एफर्ट किसे कहते हैं। तो तीसरा एलिमेंट ही है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कि एक काम को करने के लिए कितनी एनर्जी हम उसके अंदर डालते हैं। एक इंडिविजुअल उतनी ही एनर्जी डालेगा जितना उसको अगला रिवॉर्ड अच्छा लगेगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक चीज हम पाना चाहते हैं तो हम ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन अगर उसके लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है तो मैं ज्यादा एनर्जी लगाना पसंद नहीं करूंगी उस पर। हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज देखता है। वो ये देखना चाहता है कि किस हद तक मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा कि मेरी परफॉर्मेंस उस लेवल की हो जाए कि बॉस को पसंद आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी एक इंडिविजुअल ये देखेगा कि अगर मैंने परफॉर्मेंस कर दी जो जॉब चाहता है, जो मेरी जॉब के अंदर बॉस चाहता है कि मैं करूं, अगर मैंने वैसी परफॉर्मेंस कर दी तो क्या ये पॉसिबल है कि मुझे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे? अगर हाँ, तो किस तरीके के रिवॉर्ड्स बॉस मुझे देगा? अब ध्यान से समझिए, तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मिल रही है ना। अब इस चार्ट को दोबारा देखिए। सबसे पहले पॉइंट 1 था वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, पॉइंट 2 था परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। दोनों इकट्ठे हुए और दोनों ने किसके ऊपर असर डाला? एफर्ट के ऊपर। आपको ये अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। देखिए 1 और 2 मिले और प्लस हुए और दोनों ने मिलके इफेक्ट डाल दिया 3 के ऊपर। अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर रजत के बारे में, जो कि ये चाहते हैं कि मेरे हार्ड वर्क को कंपनी रिकॉग्नाइज करे, वो इस बात को माने। और एक बार उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया कि हमारी कंपनी जो एम्प्लॉइज बहुत अच्छा काम करते हैं ना, उन्हें अवार्ड देती है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। अब सोचिए इसका असर पॉइंट 1 और पॉइंट क्या असर होगा। अब जैसे कि मिस्टर रजत चाहते थे कि उनके मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये चीज उन्हें पॉसिबल लग रही है कि अवार्ड तो मिल सकता है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी बॉस एप्रिशिएट कर रहे हैं, तभी तो उन्हें बातें बता रहे हैं। अब इन दोनों का नतीजा क्या आएगा? उनके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। उन्हें उम्मीद लगी और साथ ही साथ परसेप्शन पॉजिटिव हुई, तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए। चलिए इसे और डिटेल में सिखा देती हूँ, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है मिस्टर निखिल के बारे में, जो ये चाहते हैं कि काश मुझे बोनस मिल जाए। लेकिन उन्हें ये पता लगा कि कंपनी बोनस नहीं देती, जो एम्प्लॉइज अच्छा काम करते हैं उन्हें नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स देती है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो रिवॉर्ड उन्हें पता चला है, यानी जो उन्हें आउटकम पता लग रहा है रिवॉर्ड का, वो उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा और साथ के साथ टारगेट भी अचीव नहीं हो रहे, तो परसेप्शन नेगेटिव हो जाएगी। अब 1 और 2 हो गए और यहाँ पर असर आ रहा है नेगेटिव, जिस कारण से वो अपने एफर्ट्स को रिड्यूस कर देंगे। तो माय डियर लर्नर्स, अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब बारी आ गई 4th पॉइंट की, जो कि है एबिलिटीज एंड ट्रेड्स। एबिलिटीज का मतलब होता है कि एक इंसान को कितनी नॉलेज है अपने काम के बारे में, उसमें क्या क्या काबिलियत है, स्किल्स कौन से आते हैं मुझे, और इंटेलेक्चुअल दिमागी तौर पर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। ट्रेड्स का मतलब होते हैं कि उसकी पर्सनालिटी के क्या क्या चिन्ह हैं, क्या वो गोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है, एंड्योरेंस है, बर्दाश्त करने की शक्ति है उसमें। परजर्वेंस का मतलब होता है क्या वो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखता है कि डिफिकल्टी के टाइम पे हार मान लेता है। तो अगर ये चीजें अच्छी हैं तो इसका डायरेक्ट असर आएगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। 5th पॉइंट है रोल परसेप्शन का। एक इंडिविजुअल क्या अपने रोल को अच्छे से समझ रहा है, मतलब जॉब में जो जो काम उसे करने हैं, जिस तरीके से उसने अपने रोल को निभाना है, क्या वो चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, हर एक इंडिविजुअल अपने रोल को अलग तरीके से समझता है। क्यों? क्योंकि सबकी परसेप्शन एक दूसरे से अलग होती है। अब आ गया पॉइंट 6, एक इंडिविजुअल ने अपने रोल को कितने अच्छे से समझा, साथ के साथ उसमें एबिलिटीज क्या थी, काम करने का आता था उसको तरीका,
उसकी अपनी पर्सनालिटी की ट्रेट्स क्या हैं, ये सारी चीजें मिलकर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालेंगी। तो या तो परफॉर्मेंस अकम्प्लिश पूरी हो जाएगी या तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब चार्ट को ध्यान से देखिए। पॉइंट 3 था एफर्ट का असर आया। पॉइंट 4 था एबिलिटीज, उसका भी असर आया। 5th था रोल परसेप्शन। तीनों ने मिलकर असर डाला परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट 7 है रिवॉर्ड्स, जो कि है बहुत जरूरी। रिवॉर्ड्स दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक या तो इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जैसे कि पैसा, प्रमोशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी खुशी, जैसे कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, काम करके अंदर से खुश होना मन से और कुछ पा लेना। तो अब ये रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं, चलिए अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर आतिफ के बारे में, जिन्होंने दिन रात लगाकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। उनके एफर्ट्स को भी बहुत सराहा गया और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनको बहुत शाबाशी दी और उन्हें एक बड़ा सा कैबिन दिया काम करने के लिए और एक पर्सनल सेक्रेटरी भी दी हेल्प करने के लिए। अब ध्यान से सोचिए, ये कौन सा रिवॉर्ड है? ये है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, क्योंकि पैसा नहीं मिला, इज्जत बढ़ी, अपना कैबिन और स्टाफ मिला हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि पैसा ही मोटिवेट करता है, कभी कभी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है परफॉर्मेंस को निखारने में। अब बारी आ गई 8th एलिमेंट की, जो कि है परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स। फिर वर्ड आ गया परसीव्ड, यानी धारणा, परसेप्शन। एक इंडिविजुअल को तभी लगता है कि रिवॉर्ड्स बढ़िया मिले हैं जब जो रिवॉर्ड्स उसको असल में मिले उसे वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जो उसने सोचा था। तो इक्विटेबल तभी होगा जब आपका रिवॉर्ड आपकी सोच से बिल्कुल मेल खाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा जितना आपने सोचा था। अब आ गया 9th एलिमेंट, जो कि है सेटिस्फेक्शन। एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, सेटिस्फाइड हो सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के रिवॉर्ड से। इक्विटेबल सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब रिवॉर्ड्स आपकी सोच से बिल्कुल मेल खाते हो। और फिर क्या हो जाएगा अगर रिवॉर्ड्स कम हुए? हो जाएगी डिससेटिस्फेक्शन, जिसका एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर नेगेटिव असर आएगा। एक बार चार्ट को फिर से देखिए। कई लाइंस जो हैं वो डैश्ड लाइंस हैं, मतलब टूट रही हैं ना लाइंस। यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ रेटेड परफॉर्मेंस की, कि इंडिविजुअल को क्या लगा, उसने कैसा काम किया और बदले में उसकी परसेप्शन क्या है रिवॉर्ड्स के लिए। यहाँ पर रोल है सारा परसेप्शन का। और दूसरी जगह जहाँ लाइंस डायरेक्ट है वहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोनों ही चीजें आ गई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये था मॉडल जो कि पॉटर एंड लॉलर ने दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मैनेजर के ऊपर क्या क्या इसका इफेक्ट आ सकता है। मैनेजर के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, वही इसका कंक्लूजन भी है। ये मॉडल बहुत ज्यादा फोकस करता है राइट पर्सन ऑन राइट जॉब के ऊपर, कि लोगों की परसेप्शन देखकर ही उसी हिसाब से जॉब दो। दूसरी बात इसमें यह है कि हर एक एम्प्लॉय को उसका रोल समझाया जाए, इस चीज के ऊपर भी एम्फेसिस दिया गया, जैसे कि मैंने आपको रोल परसेप्शन के बारे में बताया है। अगली बात है रिवॉर्ड्स की। तो एम्प्लॉयज को पूरी क्लैरिटी देना कि रिवॉर्ड्स किस बेस पर मिलते हैं और रिवॉर्ड सिस्टम को भी अच्छे से समझाना एम्प्लॉयज को, ये भी इस मॉडल के अंदर कई बार बोला गया। लास्ट में ये मॉडल काफी सक्सेसफुल है अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए एम्प्लॉयज से, क्योंकि इस मॉडल के अंदर बिहेवियर के हर एक एलिमेंट को डिटेल में स्टडी किया गया है और मैनेजर्स ये फील करते हैं कि इसको अप्लाई करना काफी सक्सेसफुल हो सकता है कंपनी के लिए। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।